तो कोई एक डिफिनेशन बताओ, कोई एक चीज बताओ। सर अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास डिजिटल नेटवर्क्स होते हैं, उनमें स्टोरेज की जरूरत होती है, तो पावर ऑफ हो गया हमारा, उनमें सारा डाटा डाटा लॉस हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये लो क्वालिटी पावर हमें आ रहा है उसमें। सो एक्चुअली जो हमने पावर क्वालिटी की डेफिनेशन देखी थी बहुत ही सिंपल देखी थी कि एक तो कि मैं अगर यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, मैं जैसे एज ए थ्रो दिस पावर ग्रिड जो हमारी सप्लाई अभी दे रही है, तो उसकी तरफ से देखूं तो इट इज ए टू मेंटेन नियरली साइनसोइडल वोल्टेज एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। या हम कैसे अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को एक साइनसोइडल वोल्टेज दें एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। IEEE बोलता है कि हमने वैसा एक सप्लाई देनी, ऐसी इक्विपमेंट को जिसमें प्रॉपर प्रोटेक्शन हो, ग्राउंडिंग हो, ठीक है ना, और एक साइनसोइडल वोल्टेज उनको देंगे हम। तो this is all about power quality, and we have many issues. We have voltage based problem and current based problem. Please wait, I am recording this session. So today is 27th of March. So I am giving second lecture on power quality. Okay. So last time we studied about the power quality definitions and what are the various problems. और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि we have voltage and current based problems. So before going further, uh, Roshan Jan, so what is harmonics? What do you understand by harmonics? सर जो हमारी वोल्टेज होती है, मतलब फंडामेंटल कंपोनेंट हमारा है ये डिजायरेबल, लेकिन अगर मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट्स आ जाए तो उनको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स, जैसे थर्ड हार्मोनिक्स है, फिफ्थ हार्मोनिक्स है, जो डिजायरेबल नहीं होते हमारे सिस्टम के लिए। So मैं बता सकता हूँ ये हार्मोनिक्स किस वजह से आती है? जो हमारी हमने पढ़ा था पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स में वोल्टेज बेस्ड पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स और करंट बेस्ड, हमने वोल्टेज बेस्ड पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स में भी पढ़ा था हार्मोनिक्स आ जाते हैं उस वजह से भी। ओके, एक्चुअली जो हमारे पार्टोनिक्स कन्वर्टर्स है उनके सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, दे क्रिएट्स हार्मोनिक्स। परफॉर्म तो कर रहे हैं, दे हैव इंक्रीज्ड आवर एफिशिएंसी, दे हैव डिक्रीज लॉसेस, ठीक है ना, बट उनका एक जो मेजर डिसएडवांटेज है दैट इज हार्मोनिक्स। अब वो वोल्टेज हो या करंट में, दोनों में। अगर हम रेक्टिफायर्स की बात करें वहां करंट में हार्मोनिक्स आ जाती है, अगर हम इन्वर्टर्स की बात करते हैं वहां पे वोल्टेज में हार्मोनिक्स आती है। तो व्हाट इज हार्मोनिक डिस्टॉर्शन? एक्चुअली द वेवफॉर्म जो करंट वोल्टेज की एज्यूम करती है नॉन साइनुसॉइडल शेप। अब देखो यहां पे बहुत सारे हार्मोनिक्स हैं। देखो यहाँ पे जो ये वाली कलर वाली, ये वाली जो मैं बोल रहा हूँ ग्रे कलर है, दिस इज आवर फंडामेंटल कंपोनेंट। ओके, ये हमारा डिजायरेबल है, जो हम चाहते हैं, विच इज इन फेज विद द वोल्टेज। अब देखो दूसरी यहाँ पे जो ये वाली कह रहे जो दिस ब्लैक वाली, दिस इज आवर हार्मोनिक करंट, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, इसमें थर्ड हार्मोनिक जो रेड वाली है,
70% उसका कंट्रीब्यूशन है, 70% उसका ही है। सो आफ्टर दैट वी हैव फिफ्थ हार्मोनिक इन दैट, और यहाँ पे देखो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 50%, ओके, ऑफ ए फंडामेंटल। सो ये हमारे डिफरेंट हार्मोनिक्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, जो ये हमारी ब्लैक वाली जो करंट हमारी थी, नॉन साइक्लिकल करंट थी, इसमें ये भी है। और यहाँ पे देखो कैसे होता है, दिस इज फंडामेंटल कंपोनेंट प्लस थर्ड हार्मोनिक, 3 फ्रीक्वेंसी होगी और दोनों को ऐड करेंगे, वी विल गेट दिस करंट, ये हमारी करंट है, दिस इज हार्मोनिक इन नेचर। सो हार्मोनिकली डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म, यानी देखो यहाँ पे वेवफॉर्म कैसी है, दिस इज नॉट ए साइनसॉइडल, ओके। और यहाँ पे देखो एक साइनसॉइडल वोल्टेज की हमने एक, ये प्योर नहीं, थोड़ी सी हार्मोनिक इसमें भी थी, बट टीएचडी टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कितना है, 1.2%। वी हैव नॉन लीनियर वेवफॉर्म, देखो यहाँ पे साइनसॉइडल नहीं है, दूसरी वाली जो पिंक वाली है, टीएचडी इज 78.3%। आपने अभी तक 48% तक पढ़ा था, बट दैट वाज रेक्टिफायर विद आर लोड, दैट वाज करंट फेड टाइप ऑफ लोड, जहां पे हमें करंट क्या चाहिए, डीसी साइड कांस्टेंट, हम वोल्टेज को नहीं देख रहे थे। अब जहां पे वोल्टेज को कांस्टेंट करना है, वहां पे इनपुट पे करंट ये आएगी ग्रिड साइड, दिस विल बी द इनपुट ऑफ करंट ऑफ द, जो हमारा रेक्टिफायर होगी उसकी करंट ये होगी, दैट विल बी नॉन लीनियर। और इसकी टीईडी देखो कितनी ज्यादा है, 78%। अब एक सिंपल न्यूमेरिकल लेंगे हम, एक स्क्वायर वेव है हमारे पास, ये गिवन है स्क्वायर वेव, नीचे देखो एक वेवफॉर्म है, स्क्वायर वेव है, और हमें क्या फाइंड करना है, क्रॉस फैक्टर, डिस्टॉर्शन फैक्टर, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, 3 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। हमें पता है कि जो स्क्वायर वेव होता है, अगर उसका एम्पलीट्यूड आई है, लेट्स सपोज इसकी पीक वैल्यू जो है हमारी आई है, और जो ये आरएमएस वैल्यू होती है ऑफ ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ स्क्वायर वेव, इन द स्क्वायर वेव इट इज 0.9 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। जो ये एम्पलीट्यूड है उसका 0.9 टाइम्स होता है, सो दिस 0.9 टाइम्स आई। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ स्क्वायर वेव क्या होती है, दैट इज सेम इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर वेव। आप देखो पीक वैल्यू जो कांस्टेंट है इसकी, मींस हमेशा इसकी जो एम्पलीट्यूड होगा वही आरएमएस वैल्यू इसकी होगी। आफ्टर दैट क्रॉस फैक्टर क्या होता है, पीक बाय आरएमएस वैल्यू, पीक कितनी है, आई है, आरएमएस कितनी है, आई है, तो क्रॉस फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। कोई बता सकता है क्रॉस फैक्टर ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म, किसी को आइडिया है व्हाट इज क्रॉस फैक्टर ऑफ साइनसॉइडल वोल्टेज? 1/√2 नहीं, दैट इज √2। क्रॉस फैक्टर ऑफ ए साइनसॉइड इज √2। देखो पीक वैल्यू होती है हमारी, उसकी होती है Vm by RMS, बट पीक वैल्यू होती है √2 टाइम्स ऑफ VRMS। सो क्रॉस फैक्टर ऑफ साइनसॉइड इज 1.414, whereas distortion factor of this square wave will be fundamental component divided by the RMS component. What was the fundamental component? 0.9 times of I divided by RMS is I, so you will get 0.9 times. So हमें क्या मिला डिस्टॉर्शन फैक्टर इसका 0.9। whereas साइनसॉइड डिस्टॉर्शन फैक्टर कितना होता है, उसकी फंडामेंटल कंपोनेंट भी वही होती है, आरएमएस भी वही होती है, सो दैट इज 1। नाउ डिस्टॉर्शन, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऑफ स्क्वायर वेव, वो क्या होती है, आरएमएस का स्क्वायर माइनस फंडामेंटल का स्क्वायर डिवाइड बाय फंडामेंटल, और अंडर रूट लगा होता है बाहर से। तो व्हेन वी फाइंड दैट इट इज नियरली 48.43%। आपने किया भी होगा जब आपने रेक्टिफायर या इन्वर्टर्स की हमने देखी थी, स्क्वायर वेव की टीईडी कितनी होती है, 48.43। तो सिमिलरली वी हैव फॉर कॉसी स्क्वायर वेवफॉर्म, हमने देखा था कॉसी वेवफॉर्म कब आती है, या 3 फेज इन्वर्टर में आती है या 3 फेज रेक्टिफायर में। तो लेट्स सपोज इसका एम्पलीट्यूड भी आई है,
लेट्स टेक एम्पलीट्यूड इज आई। आरएमएस वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर वेवफॉर्म की, कितनी होती है? दैट इज 0.7798 आई। ये हमने किससे कैसे हमें पता चला ये इसकी वैल्यू ये है? आफ्टर एफटी एनालिसिस से हमें ड्राइव किया था। इट इज 0.7798 टाइम्स ऑफ द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, इसके बराबर होती है। सो आरएमएस वैल्यू क्या होती है? देखो आरएमएस क्या होगा, ये कंडक्शन कितना है 120 डिग्री का, सो 120 बाई 180 अंडर रूट कितना होगा 0.816 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। आरएमएस वैल्यू हमेशा जो कॉसी स्क्वायर वेवफॉर्म की होगी दैट इज 0.8165 आई। नाउ क्रॉस फैक्टर इज पीक बाय आरएमएस। पीक तो आई है but RMS is 0.8165. So now we have 1.225. ये हमारी क्रॉस फैक्टर है। डिस्टॉर्शन फैक्टर फंडामेंटल बाय आरएमएस। फंडामेंटल कितना है 0.7798 एंड आरएमएस इज 0.815। जब डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.9549। सिमिलरली डिस्टॉर्शन क्या होगा, सेम फॉर्मूला है, तो आफ्टर पुटिंग इट वी विल गेट 31%। ये आपने पढ़ा भी होगा पार्टोनिक्स में। सो वी डिड टू जो वेवफॉर्म देखा हमने, स्क्वायर वेव एंड कॉसी स्क्वायर वेवफॉर्म। इन कॉसी व्हाट आर द वेरियस हार्मोनिक्स, कौन कौन सी हार्मोनिक्स होती है, कोई बता सकता मुझे? कॉसी स्क्वायर वेवफॉर्म में कौन कौन सी हार्मोनिक्स होती है? क्या? ऑड, ठीक है। इसमें ऑड होती है बट ट्रिपलन नहीं होती है, ठीक है ना। इवन तो दोनों में नहीं होती, इवन हमें इसमें भी इवन नहीं है, इसमें सिर्फ ऑड सिर्फ होंगी। बट यहां पे क्या होगा, सिर्फ ऑड विदाउट ट्रिपलन हार्मोनिक्स। ये हमने पढ़ा भी था उसमें पार्टोनिक्स में। सो दैट्स व्हाई दिस कॉसी स्क्वायर वेवफॉर्म हैज THD लेस देन द स्क्वायर वेवफॉर्म, ठीक है। बट व्हाट इज डिजायरेबल, THD शुड बी 0%। हम हमेशा चाहते हैं कि वेवफॉर्म हमेशा साइनसॉइडल हो, ओके। Now you can see the sources of harmonic distortions. ये एक स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है। स्विच मोड पावर सप्लाई आप जानते हो क्या होती है? जो हमारे अभी हमने पढ़ा था ना, हमें इसमें सेकंड चैप्टर में स्विच मोड पावर सप्लाईज, ओके, जो स्पेशली हमारे कंप्यूटर्स को यूज होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्विच मोड सप्लाई, वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्विच मोड पावर सप्लाई। और जो इनपुट साइड जो करंट ये वाली IS है, इसकी वेवफॉर्म ये वाली है। दिस इज सोर्स साइड, ग्रिड साइड करंट। क्या ये साइनसॉइडल है? नहीं। सो इट हैज वेरी हाई हार्मोनिक। देखो ये हार्मोनिक इसका दिखाया, ग्राफ दिखाया। वी हैव फर्स्ट, वी हैव थर्ड, वी हैव फिफ्थ, वी हैव सेवंथ, नाइन्थ, 11th और बहुत सारे हार्मोनिक्स आगे तक है। दिस परसेंटेज ऑफ फंडामेंटल। नाउ सी ASD, मैंने बात की थी ये एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव्स। ये हमारी मोटर है, अगर हमें इसकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है, स्पेशली स्पीड को, एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव। सो फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस ग्रिड साइड वोल्टेज इनटू द DC यूजिंग रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर हमारा कौन सा, दिस रेक्टिफायर। इसको कन्वर्ट किया DC को, और DC को दोबारा हमने इन्वर्ट किया टू कंट्रोल दिस मोटर स्पीड। अब मोटर स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे। अगर वोल्टेज चेंज करेंगे तो स्पीड भी चेंज होगी, ओके। सो बट द हार्मोनिक्स ऑन द ग्रिड साइड, यू कैन सी हियर IS, तो कैसी वेवफॉर्म है, बहुत ही डिस्टॉर्टेड है। इसमें एक चीज देख सकते हो हार्मोनिक ऑर्डर में,
क्या डिफरेंस है इसमें कोई बता सकता है? दो वेवफॉर्म में क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें, हार्मोनिक ऑर्डर में? ट्रिपल ट्रिपल हार्मोनिक्स नहीं है क्या? थ्री फेज में ट्रिपल हार्मोनिक्स नहीं है, तो इट मींस इटसेल्फ इसकी टीएजी क्या होगी, कम होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो दैट्स व्हाई मोस्टली वी डिजायरेबल जो इंडस्ट्रीज में है वी गो फॉर थ्री फेज सिस्टम्स, उसमें बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द बेनिफिट इज हार्मोनिक्स, ओके। सो दिस इज एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव। नाउ फ्लोरोसेंट लाइटिंग, आपने घर में देखा होता है, ट्यूबलाइट पहले होती थी फ्लोरोसेंट की, आज भी है, और कोई देखा अगर किसी घर में है, उसका स्ट्रक्चर ये है और उसकी वेवफॉर्म है, देखो ये है वेवफॉर्म उसकी, ऐसी इनपुट करंट आती है, इट इज हाईली डिस्टॉर्टेड, ये है वेवफॉर्म। अगर इस वेवफॉर्म को अगर घर में देखोगे, बोलो यार ये अजीब बात है, करंट टू बी साइनसॉइडल, बट ड्यू टू स्ट्रक्चर, जो लैंप का, जो फ्लोरोसेंट का जो ये स्ट्रक्चर इनसाइड है, तो वी गेट सोर्स साइड करंट इज न्यूली नॉन साइनसॉइडल। अब दूसरी देखो थ्री फेज रेक्टिफायर है यहां पे, इसमें भी देखो ट्रिपल हार्मोनिक्स नहीं है, ठीक है, और ये वेवफॉर्म थ्री फेज रेक्टिफायर की बताई है। मुझे नहीं लगता इसमें और इस वाली वेवफॉर्म उतना ज्यादा अंतर है, ठीक है, दोनों सेम ही है, जस्ट इसके आगे हमने एक ड्राइव लगाई है कंट्रोल के इन्वर्टर से, मोर ओवर द रिजल्ट आर सेम। नाउ नॉन लीनियर लोड्स ड्रा हार्मोनिक करंट्स ऑफ वेरियस हार्मोनिक्स। अब इसमें भी हार्मोनिक करंट है, बहुत सारे हार्मोनिक्स हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हार्मोनिक्स होती है, नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है? जो हमें पता है, कुछ हार्मोनिक्स हमें पता भी नहीं है, नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटर हार्मोनिक्स के बीच में सब हार्मोनिक्स, रिएक्टिव पावर भी होती है इसमें, फ्लक्चुएटिंग करंट भी हो सकती है, अनबैलेंस करंट भी हो सकती है। तो दीज आर द सोर्सेज, तो बहुत सारे ये सोर्सेज वेवफॉर्म्स हैं, हार्मोनिक्स है। आप मेन कंसंट्रेट करो हार्मोनिक्स, जनरल हार्मोनिक्स, ये तो मैंने डिफरेंट बताया आपको, हार्मोनिक्स का नेचर, हार्मोनिक्स या इंटर हार्मोनिक या सब हार्मोनिक्स इट्स एनफ, ओके। आपको पता है कि जो ये नॉन लीनियर लोड है, इसकी वजह से पावर फैक्टर भी डिटेरेट होता है, डू यू नो? अब कैसे होता है? अब देखो यहाँ पे आई कैन, अच्छा यहाँ पे न्यूमेरिकल होगा आगे, ओके। सो सोर्सेज देखो यहाँ पे फ्लोरोसेंट लाइटनिंग, ये हमारा डिफरेंट है, हमारे घर में एलईडी इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट होता है सब में। अब देखो अगर बात करें कोई भी ट्यूब की, अब जो भी फंक्शन है आउटसाइड, जो इनपुट वोल्टेज 230 है, वी नीड टू कन्वर्ट इनटू 5 वोल्ट या 10 वोल्ट, जो रिक्वायरमेंट है ट्यूब में लाइट को इम्युलेट करने के लिए। To convert is AC into DC at a low voltage, we need a Partonic converters, so that they create the harmonics on the grid side, okay. Then we have the, you can see as switch mode powers, ये हमारे किसमें होता है, इस कंप्यूटर में स्विच मोड पावर सप्लाई, ये भी स्विच मोड पावर सप्लाई है, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। बट दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू सी द computer inside, you can see this one, multiple outputs, single input, ये कोई सिंगल इनपुट है बट मल्टीपल आउटपुट्स हमारे इसमें, पर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर और एनी डिवाइस जिसको मल्टीपल वोल्टेजेस चाहिए, ठीक है। देन यू कैन सी कंप्यूटर्स, टेलीविजन, लैपटॉप, कॉपियर्स, जो फोटोस्टेट करता है या फोटो को कॉपी करता है, पिक्चर देता है, डेट, ऑल आर सोर्सेस ऑफ हार्मोनिक्स। प्रिंटर, देन वी हैव स्कैनर, फैक्स मशीन, दे ऑल सोर्सेस ऑफ हार्मोनिक्स। ग्रिड साइड हमेशा ये हार्मोनिक्स क्रिएट करते हैं। जीरोक्स मशीन, ये डिफरेंट मशीन आप देखते हो बहुत सारी मार्केट में, दे आर सोर्सेस ऑफ हार्मोनिक्स। व्हाई? दे हैव इनसाइड Partonic converters, and Partonic converters create harmonics on the grid side, okay.
why we need power tonic converter? कोई बता सकता है why we need power tonic converter inside that? Anyone has knowledge? Sir, control. Because the जो हमारी जो इसमें जो काम करने वाली मशीन से कोई भी आउटपुट करने के लिए वी नीड डीसी। समझो ये डिस्प्ले है, दिस वर्क ऑन ए डीसी, इसका डिस्प्ले, ठीक है ना। सो इनसाइड या मोटर है, कौन सा एसी मोटर है डीसी मोटर पता नहीं। अगर डीसी मोटर है तो लो वोल्टेज है कि सेम वोल्टेज पे काम करेगी, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट आर बोथ। Then you can see high frequency welding machines, welding machines को यूज करते हैं, तो हम वेल्डिंग कर रहे हैं, तो they are also sources of harmonics. Then you can see fan with electronic regulators, ये घर में आप देखोगे, they are sources of। अब मुझे बताओ रेगुलेटर में कौन सा कंट्रोलर लगा होता है, कोई बता सकता है? You should understand this fan is AC in nature. इसकी इनपुट सप्लाई क्या होनी चाहिए? AC. And input of this regulator is also a AC. So we need AC voltage controller, back to back thyristor. मैंने आपको बताया था मैं लास्ट टाइम भी। इसमें कौन सा होता है? बैक टू बैक थायरिस्टर या ट्राइक बोल सकते हैं। देखो ये आपका माइक्रो ओवन है। इंडक्शन हीटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इवन यहाँ पे मोबाइल देखो, हमारे यहाँ पे मोबाइल पड़ा नीचे और किसी को जरूरत है वो ले सकता है। एंड दे आर आल्सो सोर्सेज ऑफ हार्मोनिक्स। यू कैन सी मेडिकल इक्विपमेंट, देखो कितना बड़ा एक स्कैनिंग मशीन है हमारी है, तो यहाँ पे डिफरेंट मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं। यहाँ पे देखो ये वाली मेडिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर डेंटल पर्पस के, ये भी इसमें भी जो अगर सप्लाई दे रहे हैं और जो उससे क्रिएट हो रही हार्मोनिक्स डेटा हाई हार्मोनिक्स। एंड यू कैन सी दिस इज आल्सो द ईसीजी मशीन, ठीक है। तो एवरीवन नीड्स सप्लाई बट दे क्रिएट हार्मोनिक्स ऑन द ग्रिड साइड। देन वी हैव एसी सिस्टम, गाड़ी में देखो एसी सिस्टम, या घरों में हीटिंग वेंटिलेशन, HVAC, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन सिस्टम, तो वो भी एक सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स है। बैटरी चार्जर, ये देखो बैटरी चार्जर मोबाइल चार्जर है, या फ्यूल सेल चार्जर, माइक्रो फ्यूल सेल को चार्ज करने के लिए। सो दे ऑल क्रिएट हार्मोनिक्स ऑन द ग्रिड साइड। देन वी हैव इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। देखो जितना भी हमने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को अच्छा किया, एक साइड एडवांटेज होती है, दूसरी डिसएडवांटेज भी होती है। अब यहां पे देखो वी हैव बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं। दिस कन्वेंशनल ट्रेन वाज सोर्स ऑफ पोल्यूशन बिकॉज वो थर्मल एनर्जी से चलते थे, कोयला हम उसमें डालते थे। एक तो फॉसिल फ्यूल आर एक्सटिंक्शन, वो खत्म हो रही, प्राइसिंग आर इवॉल्विंग मोर एंड मोर। मोर ओवर दिस they create pollution, global warming. Due to global warming, the temperature rises. Okay, level of sea also rises. We have uneven rains, droughts, we have floods. Okay, so that's why we need to think for alternate source of energy. One is that electric traction, but the supply should be also generated from the renewable energy. हम बोले इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन स्टार्ट किया, अब बोलेंगे कि अरे वो इलेक्ट्रिसिटी भी अगर हम वहां थर्मल प्लांट चलाएंगे, फायदा क्या उसका उतना? मे बी द ऑपरेशन इज स्मूथ ऑफ मोट जनरेट, जो हमारी मशीन है, अगर वही थर्मल पावर प्लांट स्टीम इंजन होते, क्या पता कभी कोयला कम जलता, ज्यादा, बहुत ही मेहनत ज्यादा थी। बस इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस है, सप्लाई दे रहे हैं हम, तो गुड। अगर अब बैड पावर क्वालिटी वाली सप्लाई होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो these electric tractions also create harmonics. They have large converters, okay, and other problems they have also. Arc furnaces.
आर्क फर्नेसेस कहाँ यूज होती है? वी हैव इन स्टील प्लांट्स। स्टील प्लांट देखो, आपको स्टील को मोड़ने के लिए भी आर्क चाहिए, यू नीड हैवी मेल्टिंग पॉइंट। ओके, so we have different arc furnaces, or they are also sources of harmonics. Actually, these arc furnaces, the input supply is AC. Okay, they also need energy to produce arc. So we have cycloconverters. Cycloconverters is used to change the frequency. अगर हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करनी होगी फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज, तो वहां पे साइक्लो कन्वर्टर्स यूज होते हैं। जैसे एसी वोल्टेज कंट्रोल होते थे, वैसे फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर्स को बोलते हैं साइक्लो कन्वर्टर्स। ओके, साइकिल मींस फ्रीक्वेंसी। ओके, दिस इज प्लाज्मा पावर सप्लाईज। ठीक है, ये बड़ी बड़ी पावर सप्लाईज आ रही मार्केट में, तो ये भी एक सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स है। देन टुडे वी टॉक अबाउट दैट वी शुड रिड्यूस द हार्मोनिक्स, pollution, and we think about the alternative source of energy. What is the alternate source of energy? That is wind, solar, biogas, everything. But to integrate that one, to extract that power from this alternate source of energy, we need also partonic converters. And we know that partonic converter is a source of harmonics. We have reduced the pollution, but we have created more harmonics, means losses. But still, the efficiency of this partonic based system is more than the conventional systems. Okay, so wind and solar power generation is also a source of harmonics. Then we have HVDC system, high voltage DC transmission. कोई बता सकता है why we go for high voltage DC transmission? Do anyone has knowledge about HVDC? Sir, because we don't require any frequency matching in the system. तो हाई वोल्टेज डीसी में क्या फायदा है? फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसी सप्लाई, ये आपको पता होना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है? व्हेन यू हैव एसी वी हैव इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑन द लाइन, तो ड्रॉप रिड्यूस हो जाता, वो भी एक एडवांटेज है। और दूसरी क्या है? लॉसेस इज मिनिमाइज्ड। अब एचवी और भी बहुत फायदे हैं एचवीडीसी के, पर डिसएडवांटेज क्या है? इसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है। ब्रेक मतलब क्या हुआ? जैसे हम सर्किट ब्रेकर लगाते थे, आपने किसी से सर्किट ब्रेकर पढ़ा है? डिड यू स्टडीड इन पावर सिस्टम प्रोडक्शन? क्या आप वहां तक पहुंचे हो? No, sir. अच्छा, सर्किट ब्रेकर इसलिए यूज करते हैं अंडर फॉल्ट एंड नॉर्मल कंडीशन में। जब भी आप किसी लाइन को ब्रेक करना चाहते हो अंडर फॉल्ट और नॉर्मल कंडीशन, वी नीड ब्रेकर। उस ब्रेकर को सिग्नल कौन देता है? रिले। रिले क्या होता है कि हमने उसमें सीटी और पीटी लगाता है। सीटी पीटी क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और जो सीटी पीटी है, इट्स आउटपुट इज कनेक्टेड टू अ कॉइल ऑफ ए रिले। एक मैग्नेट कॉइल होती है, उसमें लगाते हैं। जब भी करंट ज्यादा हो जाती है, फॉल्ट कंडीशन या वोल्टेज हो जाती है, तो वी हैव मोर इंड्यूस्ड करंट और वोल्टेज इन दिस रिले, आउटपुट ऑफ ए सीटीपीटी। एंड दिस एक्चुएट कौन? जो एक्चुएटर था ये रिले का, जब करंट ज्यादा हो, ये एक दूसरा जो मूवेबल एक आयरन पीस होता है उसको अट्रैक्ट करता है
ओके, जब ये टॉर्क ज्यादा हो जाती, कौन सी वाली जो कॉइल पे हमने एनर्जी दी थी, जो फॉल्ट वाली, but it will attract that and it will close the terminal and it gives signal to the circuit breaker, please open it. इंग्लिश में बोलता नहीं है वहां, उसको सिग्नल देता है और वहां सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है कि फॉल्ट कंडीशन हो गई। अब देखो एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है? एसी जो, हाँ AC DC is only positive. हाँ, तो डीसी कभी भी हमेशा कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। अगर 1000 एम्पियर की करंट है वो 1000 कंटिन्यू रहेगी, या वोल्टेज 1000 की है, कभी जीरो जाती नहीं जाती है। बट इन एसी एवरी साइकिल में 2 बार जीरो जाता है, वो जाता है जीरो, क्यों जाता है? यहां पर 3 बार जीरो जाता है, 2 बार वेवफॉर्म जीरो जाती है। जब वो जीरो जहां पे जाती है वहीं पे सर्किट ब्रेकर को क्या किया जाता है? ओपन किया जाता है। मींस ब्रेकिंग ऑफ ए सर्किट इज इजी इन एसी विद रिस्पेक्ट टू डीसी। ओके, बट व्हाई वी से हियर दैट दे क्रिएट हार्मोनिक्स? अब देखो हमारा सिस्टम क्या जनरेशन, दैट इज एसी इन नेचर। टू स्टेप अप दैट वी नीड रेक्टिफायर। अगेन रेक्टिफायर इज द सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स। Again, we have transmission line with DC current. When we reach at a station, that is receiving station, we need inverter again. Okay, and inverter is also source of harmonics. Okay, so they also create the harmonics. Adjustable other loads, there is many loads with that. We have different loads. We have different classifications. इतना कोई important नहीं है. It's understood that you know about this one. अच्छा, we can have, मैंने बोला we have 2 types of loads, linear and non-linear. Okay, how many types of load? We have linear and non-linear. अब देखो जो ये लीनियर है, यहां पे ओम्स लॉ सेटिस्फाई, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. नॉन लीनियर में क्या है? V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ये ओम्स लॉ सेटिस्फाई करते हैं, ये नहीं करते। If we talk about R, L and C, they are linear loads because when we apply voltage, current is produced linearly in all. Okay, but in non-linear, if we take a diode, diode में क्या होता है? You can see here, diode में ये देखो, अचानक कितना भी हम वोल्टेज इंक्रीज करें, द कांस्टेंट इज मैक्सिमम, उसके बाद सीधे वोल्टेज करो पर करंट कांस्टेंट, सीधे राइज मैक्सिमम हो जाती है। देयर इज नो लीनियर रिलेशन एट ऑल ऑन बोथ साइड। ओके, अब लीनियर लोड में क्या प्रॉब्लम है? व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम इन लीनियर लोड? अगर रेजिस्टिव लोड है, इफ रेजिस्टिव लोड, तो वोल्टेज और करंट में फेज क्या होगा? थीटा विल बी 0। वी आर इन फेज, और ये देखो यहां पर दिस इज वोल्टेज एंड करंट विल बी इन फेज विद इट। मे बी मैग्नीट्यूड सेम और डिफरेंट, बट दे आर इन फेज। सो थीटा 0 मीन्स cos 0 means 1. So it is unity power factor. What is desirable? We want always unity power factor. But actually we don't have this type of load individually. We have RL load, RLC. Okay. So if we have L load, purely inductive load, if you remember, in it
the current lags voltage by purely 90 degree. Okay, this is voltage and current. So theta is 90, it means cos theta is 0, means power factor is 0. It is good or bad? Sir, bad. Okay, so if we have C only, then current leads voltage by 90 degree. Again the cos 90 is 0, but it is for this for lagging load, this for leading load. Can anyone tell me what is reactive power in resistive load? If we have resistive load, 0. and what about reactive power in LNC? Maximum. Maximum. Okay. So we, but individually we don't have this load, we have R load. R load में क्या होगा? Current will, the theta will be between 90 and this one. this जो 90 डिग्री के थीटा विल बी दिस, जो R और L का इंडिविजुअली होता था उसके बीच में वो थीटा होगा. Phi L load. So this will be the current. Okay, so voltage this one. If we take line current, this one. So here current lag by theta. This phi or theta will be tan inverse of omega L by R. But still we have lagging power factor. Can anyone tell me what is the disadvantage of low power factor? सर उससे हमारा रिएक्टिव पावर आ जाता है. हमारे जो दिन यूज का नहीं होता है, वी रिक्वायर रियल पावर. हाँ, वी नीड रिक्वायरमेंट. इसकी एक बात बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जनरेटिंग स्टेशन है और हमने स्टेप अप किया, वोल्टेज स्टेप अप किया, अगेन एट रिसीविंग एंड दिस सेंडिंग एंड, और यहाँ पे क्या स्टेप डाउन करके हमें लोड को दिया. दिस इज लैगिंग लोड और लीडिंग लोड. ओके, तो इट मींस व्हाट इज लीडिंग लोड मींस करंट लैग्स वोल्टेज बाय फाई और थीटा. ओके, अगर हम इसको यहां पे what it means lags mean it has P and Q both. The requirement of load need both P and Q, P plus QJ. Okay, so this transmission line has to send both P and QJ. If we don't compensate here at the load end, again who will supply this one? This generator has to supply this one then. But this generator we have designed for active power. Do you know ये किस लिए यूज किया जाता है? To generate active power. तो ओवरऑल क्या हो जाता है कि अपैरेंट पावर बढ़ जाएगी और लोड बढ़ गया ट्रांसमिशन लाइन पे. अब दिस लाइन हैज टू ट्रांसमिट बोथ रिएक्टिव एंड एक्टिव पावर. कहां से? जनरेशन से. कितने थाउजेंड्स ऑफ लाइन से चलना है, किलोमीटर से चल रहा है, फिर वो लोड को पहुंचेगा. बट हम क्या करते हैं टू मेक, अब जब पी क्यू दोनों लाइन पे जाएगी मींस इसका जो लाइन का डायमीटर बढ़ जाएगा, ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी विल रिड्यूस, देयर विल बी ड्रॉप इन वोल्टेज. व्हाई? यू रिमेंबर P is equal to VI cos of phi. I is equal to P by V cos phi. If power factor deteriorate, current will increase. If current will increase, there will be more. If current will increase, there will be more losses in the transmission line. यहाँ पूरी यहाँ लाइन से जनरेटर तक.
Moreover, we have inductance are there, transmission line, we have drop of voltage also, voltage drop and losses, increase in losses. That's why हम क्या करते हैं, हम सबस्टेशन पे कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, यहां पर कैपेसिटर बैंक्स, हम लोकली उस लैगिंग पावर फैक्टर को मिटिगेट करते हैं। व्हाट, क्या करते हैं हम लोकली, उस जो पावर फैक्टर जो लैगिंग था लीडिंग था, मोस्टली तो लैगिंग होता है, वी हैव इंडक्शन मोटर एट आवर होम to supply voltage, this water from low level to high level to transmit that one. We have motor in fridge, we have motor in this washing machine. Mostly we have lagging loads. जितना भी आप काम, if even lifts, they have inductance in motor. So most of, you know that 80% of our industries uses the machine that is induction machine or their works. हम तो करते ही हैं, और सबसे ज्यादा जो यूज होती है that is machine. In that, I think induction machine is the head due to their rushed behavior. So हम क्या करते हैं, हम इसको लोकली यहां फीड करते हैं लीडिंग करंट, so that overall here theta will be 0. So then don't we require Q? No, here only generator has to supply P and losses or power. This I is also decreased after that. The power factor is improved. Overall transmission capability increases. It is not desirable that this capacitor bank should be at generation station. It is always desirable that capacitor bank should be installed at the load ends. So this reactive power, even this is load is linear. हम तो अभी तक बात बड़ी कर रहे थे non-linear load, these all things. Here हम क्या करते थे कि हमने हार्मोन्स की बात कर दी थी, हमने बड़ी नॉन की, इवन लीनियर लोड्स क्रिएट प्रॉब्लम इन द पावर सिस्टम, बट तो लोड प्रोफाइल आप चेंज नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे नहीं यार कैसे हम लोड रेजिस्टेंस, बिकॉज वी रिक्वायर, देखो इंडक्शन मशीन, इवन ट्रांसफार्मर दैट आल्सो नीड मैग्नेटाइजिंग करंट टू प्रोड्यूस फ्लक्स, उसके बिना काम चल सकता है ट्रांसफार्मर में। अगर ट्रांसफार्मर की बात करें, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, सो दिस फ्लक्स क्रिएट करने के लिए भी क्या चाहिए हमें, वी नीड मैग्नेटाइजिंग करंट। दिस मैग्नेटाइजिंग करंट इज आल्सो नॉन लीनियर, इट इज नॉट प्योर साइनसॉइडल, दे आर आल्सो सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स and they are also lagging in nature, और नो लोड पे चलाएंगे ट्रांसफार्मर को। So we need to, we cannot change the profile of the load, स्टैंडर्ड को चेंज नहीं कर सकते हैं, but we need to mitigate these power quality problems. So reactive power, इसको बोलते हैं reactive power एक्चुअली, कोई बोलते पावर फैक्टर लो हो रहा है, मैं बोलता reactive power बढ़ रही है। So we need to compensate this reactive power, or we can say that power factor correction. Okay, did you understand? So this is the linear load problem. We talk about the non-linear load till now. अब मैंने क्या, अब नॉन लोड क्या हो सकता है, रेक्टिफायर हो सकता है, एसी वोल्टेज कंट्रोल हो सकता है, साइक्लो कन्वर्टर हो सकता है, मिक्स लोड भी हो सकता है, इवन इलेक्ट्रिकल मशीन हैज द बिहेवियर ऑफ नॉन लोड। क्योंकि जब
आपको याद है जो ये जो हमारी मशीन होती है उसमें कुछ टाइम के बाद जब जो हमारा बिहेवियर है उसका जो सैचुरेट हो जाती है कोर, तो नॉन यूनिफॉर्म करंट प्रोड्यूस होती है. We have skin effect and proximity effect in conductors, non-uniform gap in air gap in rotating machine, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है. टीथ एंड स्लॉटरिंग, तो दीज आर नॉन लीनियर बिहेवियर्स हो सकती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपने. अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहता हूं आपको कि मैंने आपको बताया था कि हार्मोनिक्स इज आल्सो these लोड्स, जो नॉन लोड है हमारा, जो हार्मोनिक्स है इसकी वजह से भी पावर फैक्टर डेटोरेट होता है. लेट्स सपोज वी हैव कॉसी स्क्वायर वेवफॉर्म. अब यहां पे देखो कॉसी स्क्वायर वेवफॉर्म है. वी नो दैट its RMS current is 0.81 times of this amplitude of I, this I amplitude, and whereas this fundamental component is 0.778 I. What is distortion factor? This is RMS by this fundamental by RMS, 0.816 I divided by 0.778 I, which is equal to 0.955, I think, nearly equal to 0.955. If it is a diode rectifier, let's suppose ये क्या इसकी वेवफॉर्म कौन सी थी? एक्चुअली ये स्ट्रक्चर क्या बताऊं कहां से वेवफॉर्म निकली? We have AC source, 3-phase AC, and this is connected to a rectifier, 3-phase rectifier, और ये कनेक्टेड क्या है? RL लोड से. और जो ये करंट है ये IS, दिस इज IS एक्चुअली, ये करंट है वो जो सोर्स साइड है. अब रेक्टिफायर क्या है? हमने तो कोई एंगल नहीं दिया फायर एंगल इसमें, इट इज प्योरली अल्फा. क्या है यहां पर? जीरो. इट मींस डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या है? दैट इज 1 है इसमें. क्यों? cos 0 कितना होता है? 1. इन पार्ट ऑफ टाइम पावर फैक्टर जो होता है वो डिस्टॉर्शन फैक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना? 0.955 इंटू 1 मींस पावर फैक्टर कितना हुआ? 0.95. इट मींस जो ये करंट प्रोड्यूस होगी ये वाली वोल्टेज से लगभग इसका जो फेज शिफ्ट होगा वो पॉइंट इतना वो पावर फैक्टर होगा. इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा निकालें, थीटा विल बी कॉस इनवर्स ऑफ 0.955. यू शुड अंडरस्टैंड कि हार्मोनिक्स की वजह से भी पावर फैक्टर डेटोरेट होता है. They are also source of power factor detection. ठीक है, तो ये मैं बताना चाहता हूं. That's why we have seen that they draw sinusoidal currents from AC mains consist of harmonic currents and reactive power component along with the fundamental active power current. Active current तो होगी हमेशा, वो तो जरूरत है, मगर उसमें reactive component भी होगा. और ये डिफरेंट एग्जांपल्स है. सिंगल फेज लोड्स क्या होते हैं? माइक्रो ओवन्स, इंडक्शन हीटर, जो घर में जितने भी दैट इज सिंगल फेज लोड्स. मैं इतना बोलना चाहता हूं. कमर्शियल लोड्स, ये पता है कमर्शियल जो आपके ऑफिस में यूज होते हैं. देन वी हैव 3-phase 3-wire इंडक्शन मशीन्स, ड्राइव्स, HVAC, लिफ्ट्स, एलिवेटर्स, क्रेन्स, कंप्रेसर्स. तो these are source of 3-phase 3-wire non-linear loads. We can have 4-wire also. ये जनरेटर है, होंडा का जनरेटर साइक्लो कन्वर्टर है ये. सो दिस आल्सो सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये पढ़ने की जरूरत नहीं आपको है. सो वी हैव स्टडीड दैट हाफ वेव होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, सेमी कंट्रोल्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स हमने पढ़ा. वी हैव स्टडीड अबाउट द AC वोल्टेज कंट्रोल ट्राइक जो हमारे फैन में यूज होता है, इसका स्ट्रक्चर ये. वी हैव स्टडीड दिस वन. सो दीज आर द AC वोल्टेज कंट्रोलर जो फैन के लिए रेगुलेटर यूज होता है, लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए. तो दिस ऑल आर द डिफरेंट मशीन्स हैं. सो दे आर आल्सो क्रिएट द हार्मोनिक्स, रेक्टिव पावर एंड पोर पावर फैक्टर. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ. सो ये हमने पढ़ा करंट फैट टाइप लोड किया, ये करंट ये हमारी हो जाती है सोर्स साइड. ये हमने आपको पहले बताया. ओके, अगर कंट्रोल रेक्टिफायर है देन करंट दिस विल बी शिफ्टेड बाय अल्फा. ये आपने पढ़ा है, इट्स क्लियर.
सिमिलर थ्री फेज में तो करंट क्या होती है, वी हैव cos स्क्वायर वेवफॉर्म IS, देखो यहाँ पे वेवफॉर्म दिखा रहा है, बट दिस इज वोल्टेज फेड टाइप ऑफ लोड। देखो मेरी बात मानो, करंट फेड टाइप ऑफ लोड वो होता है जहां पे डीसी साइड हमें एक करंट कांस्टेंट करनी होगी। अगर हमें डीसी साइड पे वोल्टेज कांस्टेंट करनी, दैट इज वोल्टेज फेड टाइप ऑफ लोड। उसमें करंट क्या वेवफॉर्म हो जाएगी, ये वाली वेवफॉर्म हो जाएगी। और ये देखो एग्जांपल्स है, दिस वोल्टेज फेड टाइप ऑफ लोड, दिस इज SMPS is voltage fed type of loads, then we have battery charger, that is also voltage fed type of loads। मिक्स लोड भी हो सकते हैं जिसमें वोल्टेज भी हो, करंट भी की जरूरत होगी। आपने कुछ पावर सप्लाई लैब में देखी होती है जिसमें करंट भी कांस्टेंट होती है, वोल्टेज भी कांस्टेंट होती है, अपनी चॉइस है जो आपको लेना है, दैट इज मिक्स फेड टाइप ऑफ लोड। आप मुझे बताओ, जब भी करंट कांस्टेंट करने हमें क्या लगाना पड़ता है, इंडक्टर लगाना है, कैपेसिटर लगाना है, कोई बता सकता है? अगर वोल्टेज कांस्टेंट रखनी हो फिर क्या करते हैं हम? कैपेसिटर। सर डीसी साइड में अपनी चॉइस है, हमें क्या रिक्वायरमेंट है बेस्ड अपॉन लोड, तो वी कनेक्ट द रेजिस्टेंस दिस इंडक्टर एंड कैपेसिटर। सप्लाई बेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वी हैव स्टडीड। वी हैव थ्री फेज फोर वायर नानो लोड्स। देखो अगर तीन सिंगल फेज, एक्चुअल सप्लाई जो हमारी क्या होती है, थ्री फेज फोर वायर, तीन फेजेस, एक होती है न्यूट्रल, ठीक है। अगर हमने तीनों में डायोड रेक्टिफायर लगाया, सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर, वी हैव कनेक्ट दिस वन। अब सिंगल फेज जो ये मैं डायोड रेक्टिफायर, ये वाली बात बोल रहा हूं मैं। अब ए फेज में करंट क्या होगी, ये कॉसी, फिर बी फेज में ये होगी, सी फेज में। तो जब हम इन तीनों को ऐड करें, यू कैन सी हियर द न्यूट्रल करंट इज नॉट जीरो। मोस्टली हम बोलते हैं न्यूट्रल करंट शुड बी जीरो, इवन द करंट आर बैलेंस। नॉन लोड की वजह से, और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स ऑफ दिस नॉर्मल करंट जो होती है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा है इन करंट से ऐड करने से। सो दिस इज सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स आल्सो। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसको ही। तो वी हैव स्टडी अबाउट टुडे सम ऑफ द नॉन-लीनियर लोड्स एंड वी टॉक अबाउट द लीनियर लोड एंड व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स। सो in next lecture we will continue with this power quality and its mitigation techniques। लतीफ डार। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको कुछ समझ आई आज कुछ? जी सर, जी सर। ओके। रोशन जान, जसीरा। जी सर। बेटा आपको समझ आई आज की लेक्चर की? जी सर, आया समझ। इट्स क्लियर क्यों हार्मोनिक्स क्या होती है, पावर फैक्टर क्यों हम